हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आप सभी को एफ तिरपली के सेकंड लेक्चर में स्वागत है। तो बाबू हम लोग जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें पढ़े थे कि एफ तिरपली होता क्या है। तो हम लोग जाने थे कि जो मेरा एफ तिरपली दो इंजीनियरिंग ग्रुप से मिलकर बना हुआ है। एक था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दूसरा था इलेक्ट्रॉनिक्स, और दोनों के बीच में डिफरेंस भी जान लिए थे। उसके बाद हम लोग कंपोनेंट पढ़े थे दो प्रकार के, एक पढ़े थे एक्टिव कंपोनेंट और दूसरा पढ़े थे पैसिव कंपोनेंट। ठीक है, चलिए, और दोनों के बीच डिफरेंस भी पढ़ चुके थे। अभी जो मेरा बाबू लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि पैसिव कंपोनेंट में कौन कौन सा टर्म आता है जो खाली सिलेबस में दिया गया, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो चलिए बाबू हम लोग सबसे पहले चलते हैं। चलिए, हाँ, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो मेरा टर्म है बाबू पैसिव कंपोनेंट का, वो है रेसिस्टेंस। ठीक है, रेसिस्टेंस। तो हम लोग जानेंगे बाबू कि रेसिस्टेंस होता क्या है। तो रेसिस्टेंस करने का मतलब ये एक पैसिव कंपोनेंट है। पैसिव कंपोनेंट मीन जो एनर्जी को ऑब्जर्व करता है उसको कौन सा कंपोनेंट बोलते हैं बाबू? पैसिव कंपोनेंट। डेट इट रेजिस्टेंस कहने का मतलब क्या हुआ? तो रेसिस्टेंस का मीन्स डेट लाइक एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो बाबू उधर से मेरा हवा आ रहा है, इधर से हम लोग साइकिल चला रहे हैं। ठीक है, जरा सा ध्यान देना मेरा बात को। तो हवा के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम साइकिल चला रहे हैं तो थोड़ा सा क्या होगा? प्रॉब्लम आएगा, समस्या आएगा। ठीक है, वही काम किसका होता है? रेसिस्टेंस को करंट के फ्लो होने में जो बाधा डालता है उसी का बोलते हैं बाबू रेसिस्टेंस। ठीक है, रेसिस्टेंस का एस यूनिट क्या होता है? ओम होता है, क्योंकि ओम्स लॉ जो हम क्लास 10th में पढ़े थे वहां पर एक रिलेशन पढ़े थे वी आई और आर में। आर मेरा क्या था बाबू? वहां पर कांस्टेंट था। ठीक है, चलिए, तो उसका हम लोग सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं कि डिफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले आप लेक्चर बाय लेक्चर का नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि मेरा जो लैंग्वेज है बाबू बहुत ही आसान लैंग्वेज है, क्योंकि एग्जाम में पॉइंट वाइज पॉइंट ही लिखने पर नंबर मिलता है। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि रेसिस्टेंस क्या होता है। तो लिखा हुआ है बाबू, इट इज द हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब करेंट, करेंट के फ्लो होने में जो मेरा बाधा डालता है उसी का बोलते हैं बाबू रेसिस्टेंस। ठीक है, तो रेसिस्टेंस का डिफिनेशन जो कि सिंपल लाइन में लिखा हुआ है, इट इज द हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मटेरियल। किसी भी मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसको फ्लो करने में जो मेरा बाधा डालता है उसी का बोलते हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का एस यूनिट बाबू क्या होता है? ओम, क्योंकि रेसिस्टेंस के बारे में जो भी जानकारी दिया था आर इक्वल टू बी बटा में आई, ये कहाँ से मिला था हम लोग को? ओम्स लॉ से, इसलिए इसका एस यूनिट क्या बोलते हैं? ओम। या अदर हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल का एस यूनिट क्या होता है? वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? ओम बोलते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट रेसिस्टेंस के बारे में कि रेसिस्टेंस किस किस चीज पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम लोग जान गए कि रेसिस्टेंस एक पैसिव कंपोनेंट है, इसका डिफिनेशन पढ़ लिए, इसका एसआई यूनिट पढ़ लिए, और इसका एक फॉर्मूला जो होता था आर इक्वल टू वी बटा में आई, जिसका हम लोग अदर जो एसआई यूनिट होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, चलिए, तो राइट द डिपेंडिंग फैक्टर ऑफ रेसिस्टेंस। एग्जाम में आ जाएगा कि डिफाइन द रेसिस्टेंस एंड राइट्स इट्स डिपेंडिंग फैक्टर। तो सबसे पहला जो होता है मेरा बाबू वो होता है लेंथ। कहने का मतलब जो रेसिस्टेंस होता है ना वो मेरा लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब जितना ही लंबा लेंथ रहेगा उसमें उतना ही ज्यादा रेसिस्टेंस रहेगा। डेट लाइक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं बाबू हम लोग घर के नजदीक जो पोल है वहां से वायर खींचते हैं और एक दो गांव दूर से हम लोग वायर खींच के लाते हैं, तो किसमें वोल्टेज अच्छा रहेगा? तो हम लोग को पता है कि जो नजदीक रहेगा उसमें वोल्टेज अच्छा रहेगा। तो कहने का मतलब जितना ही लंबा वायर रहेगा उतना ही रेसिस्टेंस का रहेगा, ज्यादा रहेगा, और जितना ही नजदीक से वायर खींच के आएगा उतना ही रेसिस्टेंस कम आएगा। तो रेसिस्टेंस किस चीज पर पहला बाबू हमारा डिपेंड करता है? तो पहला मेरा जो डिपेंड करता है बाबू, ठीक है, चलिए, तो पहला हम लोग का जो डिपेंड करता है, जरा सा इस बात को हम लोग देख लेते हैं। चलिए चलिए, पहला होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। कहने का मतलब रेसिस्टेंस इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर करने का मतलब कंडक्टर का लेंथ बढ़ेगा उतना ही ज्यादा रेसिस्टेंस होगा, अगर लेंथ क्या है कम है तो रेसिस्टेंस उसमें क्या रहेगा कम रहेगा। ठीक है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना एल। ठीक है, अगर इसको इक्वेशन 1 मानते हैं मान कर रख लेते हैं, क्योंकि आगे जो है मेरा ये चौथा नंबर है ना, यहाँ से हम लोग निकालेंगे कुछ। ठीक है, चलिए उसके बाद मेरा रेसिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है बाबू, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया करने का मतलब डेट लाइक समझते हैं, ये जो मेरा पेन है ऐसे ही वायर होता है, वायर का जो ये मोटापा होता है वही क्या बताता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो कहने का मतलब जितना ही मोटा वायर रहेगा उसमें रेसिस्टेंस उतना ही कम रहेगा, लेकिन करंट बहुत ज्यादा से जाएगा। ठीक है, जैसे 11,000 वोल्ट वो सब तार जो आता है गली गली वो क्या होता है मोटा होता है घर के अपेक्षा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया पर मेरा क्या डिपेंड करता है बाबू, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल करने का मतलब अगर एरिया बड़ा है तो रेसिस्टेंस क्या है कम है, करने का मतलब जितने मोटा वायर बा उतने उसका रेसिस्टेंस क्या रहेगा कम रहेगा, और जितने पतला वायर रहेगा उतने उसका रेसिस्टेंस ज्यादा रहेगा। ठीक है, चलिए तीसरा होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, दैट लाइक समझते हैं। टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर कहने का मतलब क्या होता है, करने का मतलब हम लोग जो नाइक्रोम का वायर होता है नेटली लोहा ही ले लो, आयरन का ही ले लेते हैं, और उससे हम लोग करंट फ्लो कराते हैं तो जल्दी क्या होता है खाली हीट होता है, मतलब रेसिस्टेंस को ऑब्जर्व करता है। तो कहने का मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वहां पर रेसिस्टेंस ज्यादा है, और टेम्परेचर कम है तो वहां पर रेसिस्टेंस कम है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये भी क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, ठीक है, कमेगा तो कमेगा। तो कहने का रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। टेम्परेचर का भी क्या होता है बाबू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आया नेचर ऑफ द मटेरियल, जरा से इसको हम लोग समझते हैं। तो हम लोग पढ़ना पड़े बाबू कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, हम लोग पढ़े कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे बाबू, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a। चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो चलिए इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग को मिलेगा आर डायरेक्टली एल बटा ए। अगर हम लोग मान लेते हैं प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो आर बराबर रो इक्वल टू एल बाई ए। यहाँ पर रो बाबू मेरा क्या होता है रेसिस्टिविटी, यही क्या बताता है बाबू नेचर ऑफ दी मटेरियल। ठीक है, किसी मटेरियल का हम लोग नेचर अगर कंडक्टर के अनुसार लेंगे तो उसके रेसिस्टिविटी पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए तो मान ला कहने का मतलब अगर अलग अलग मटेरियल का रेसिस्टिविटी अलग अलग होता है तो डेट लाइक कॉपर का लेंगे तो कॉपर का रेसिस्टिविटी अलग होगा, उसका रेसिस्टेंस कम होगा एज कंपेयर टू आयरन। कॉपर का रेसिस्टेंस कम होगा एज कंपेयर टू आयरन। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ लिए बाबू कि रेसिस्टेंस क्या होता है, तो रेसिस्टेंस एक पैसिव कंपोनेंट है, इसके ऐसा यूनिट पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग पढ़ लिए इसका डिफिनेशन और राइट द डिपेंडिंग फैक्टर ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं बाबू। तो मेरा जो बाबू अगला है, चलिए अगला जो टर्म है बाबू मेरा कैपेसिटर। कैपेसिटर नाम से है कैपेसिटर, कैपेसिटर का मतलब इसके अंदर कितना एनर्जी स्टोर करने का कैपेसिटी है। ठीक है, वो भी किस तरह का एनर्जी स्टोर करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दौरान जितना भी एनर्जी निकलेगा उसको जो मेरा ये जो कंपोनेंट है अगर ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, एकत्रित करके रख रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या कैपेसिटर। कैपेसिटर करने का मतलब हम लोग समझ लें कि कितना इसके अंदर कैपेसिटी है एनर्जी स्टोर करने का, किस फील्ड के दौरान, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दौरान। चलिए इसका डिफिनेशन को हम लोग बाबू देख लेते हैं। तो लिखा है द कैपेसिटर इज ए कंपोनेंट व्हिच हैज द कैपेसिटी टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको चाहिए इलेक्ट्रिक चार्ज। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के दौरान जिस कंपोनेंट में कितना मेरा क्या होता है एनर्जी स्टोर होता है वही उसका क्या बुलाता है बाबू, उस कंपोनेंट का नाम देते हैं कैपेसिटर। दैट लाइक बोल सकते हैं कि कैपेसिटर इज ए पैसिव कंपोनेंट टू स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के दौरान जो मेरा एनर्जी स्टोर होता है तो उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। ठीक है, और जो स्टोर करने का एबिलिटी होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर करने की एबिलिटी होता है उसको क्या बोलते हैं कैपेसिटेंस। और हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटेंस के यूनिट का होता है बाबू फैराडे। कहने का मतलब जो फैराड था एक मेरा साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, और वही क्या किया था कैपेसिटेंस के बारे में बताया था। ठीक है, चलिए तो अगला पेज में हम लोग इसको भी देख लेते हैं। चलिए बाबू, चलिए
उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि सिंबल ऑफ कैपेसिटर, तो ये दो तरह के दोनों सिंगल में से कोई भी हम लोग सिंबल को क्या कर सकते हैं बाबू, यूज कर सकते हैं, किसका, कैपेसिटर का। चलिए अगला है इट्स एस यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, बता दें क्या होता है, फेराड होता है। उसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं बाबू कैपेसिटर का, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आया नेक्स्ट टर्म इंडक्टर। चलिए बाबू तो हम आप लोगों को बता दें कि इंडक्टर क्या होता है, जरा से इस पर हम लोग फोकस करते हैं। इंडक्टर क्या होता है, जिस तरह कैपेसिटर का काम होता है एनर्जी स्टोर करने का, उसी प्रकार इंडक्टर का भी मेरा काम होता है बाबू एनर्जी को स्टोर करने का, बट वो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के दौरान, ये करेगा मैग्नेटिक फील्ड के दौरान। चलिए डिफिनेशन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लिखा है एन इंडक्टर इज अ पैसिव टू टर्मिनल, टू टर्मिनल मतलब एक पॉजिटिव होगा दूसरा निगेटिव होगा, कंपोनेंट दैट स्टोर एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड के दौरान अगर एनर्जी को स्टोर किया जाता है तो उस कंपोनेंट का मेरा नाम क्या होगा बाबू, इंडक्टर, और इसका जो एनर्जी स्टोर करने की एबिलिटी होगा उसको बोलेंगे इंडक्टेंस, और इसके बारे में बताया था हेनरी, इसलिए इसके एस यूनिट का होगा बाबू हेनरी, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज, देखिए इसका तीन नाम है, तीनों नाम थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। रिएक्टर भी इसी का नाम होता है, किसका, इंडक्टर का ही दूसरा नाम क्या बोलते हैं, रिएक्टर बोलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए बाबू तो हम लोग आगे देखते हैं। चलिए तो आगे हम बता दिए कि इंडक्टर का भी हम लोग सिंबल देख लेते हैं। तो इंडक्टर का सिंबल देखेंगे, एक तरफ पॉजिटिव दूसरा तरफ निगेटिव, क्योंकि ये भी टू टर्मिनल होता है, ठीक है। चलिए और हम बता दिए कि जो एनर्जी स्टोर करने का जो एबिलिटी होता है इसके में क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का मेरे एस यूनिट बाबू क्या होता है, हेनरी, जो कि हम लोग बता दिए। चलिए उसके बाद हम लोग इसका डिफरेंस देख लेते हैं, किसका, हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं कैपेसिटर और इंडक्टर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। चलिए अब वो आ गया राइट द डिफरेंस बिटवीन, जो कि एग्जाम में 100% आएगा, कोई एक डिफरेंस, या तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का बात किया जाए, या एक्टिव कंपोनेंट एंड पैसिव कंपोनेंट का बात किया जाए, या कैपेसिटर एंड इंडक्टर का। कहने का मतलब दोनों का काम तो एक ही था, किस चीज का बाबू, एनर्जी का स्टोर करने का, बट डिफरेंस क्या था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के दौरान एनर्जी का स्टोर करता है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के दौरान एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम, चलिए नहीं ना। तो कैपेसिटर का हम लोग जान गए काम क्या होता है बाबू। तो कैपेसिटर का काम क्या है देख लीजिए, लिखा है जो पहला डिफिनेशन था, दोनों का डिफिनेशन हम लोग लिख लिए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के दौरान जो एनर्जी को स्टोर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। चलिए और जो मैग्नेटिक फील्ड के दौरान एनर्जी को स्टोर करता है उसको क्या बोलते हैं, इंडक्टर बोलते हैं। चलिए दूसरा इसमें पॉइंट लिखा है द कैपेसिटर अपोज ए चेंज इन वोल्टेज, ये क्या करता है बाबू, चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है, इसके अपोजिट ये चेंज इन करंट को क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। चलिए तो उसका हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है। अगला हम लोग देख लेते हैं बाबू कि इसका एस यूनिट क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर करने की एबिलिटी होता है उसको कैपेसिटेंस बोलते हैं, इसका जो एस यूनिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेराड बोलते हैं, ठीक है। चलिए और इसका जो एस यूनिट होता है बाबू उसको बोलते हैं हेनरी, किसका, इंडक्टेंस का। चलिए चौथा डिफरेंस हम लोग देख सकते हैं। चौथा डिफरेंस बाबू क्या है मेरा, देख लीजिए। तो द वोल्टेज इन ए कैपेसिटर डज नॉट चेंज, कहने का मतलब इसमें जो वोल्टेज होता है कैपेसिटर में चेंज नहीं होता है, और सीधे उसका अपोजिट हम लोग जान जाएंगे कि इसमें करंट चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब अभी हम लोग जान लिए किसके किसके बीच में डिफरेंस बाबू, तो हम लोग अभी जान लिए कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में डिफरेंस क्या है, जो कि आप लोग के एग्जाम में 100% ये आएगा 4 मार्क्स में, इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। और जितना भी लैंग्वेज लिखवा रहे हैं बहुत ही ईजी है, इसलिए आप लोग लैंग्वेज पर भी अच्छा से ध्यान दीजिए, और जब भी पढ़िए तो कॉपी और पेन लेकर पढ़िए, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं। चलिए बाबू तो जो मेरा बाबू आगे का टर्म है उस टर्म का नाम है डायोड, ठीक है। डायोड कहने का मतलब होता क्या है, डेट लाइक हम समझते हैं। कहने का मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, गांव या गली में एक रास्ता होगा जो 3 गली से होता होगा, मतलब 3 गली एक ही पॉइंट पाता होगा। मान लेते हैं ये मेरा क्या है, घर है, उधर से भी आ रहे हैं,
इधर से भी आ रहे इधर से भी आ रहे थे, एक ही जगह पहुंचेंगे। वही काम डायोड का होता है। कैसे भी करंट आए उसको यूनिक डायरेक्शनल एक डायरेक्शन में करके भेजेगा, उसको क्या बोलते हैं, डायोड। चलिए डिफिनेशन उसका देख लेते हैं। तो डायोड इज एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट दैट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट इन ओनली वन डायरेक्शन। कहने का मतलब डायोड एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो कि क्या करता है बाबू, जो करंट का फ्लो होता है उसको एक डायरेक्शन में करके भेजता है। कहने का मतलब 5 डायरेक्शन से भी अगर करंट आ रहा है, एक एग्जांपल लेते हैं, तो कितना डायरेक्शन में करके भेजेगा, एक डायरेक्शन में। इसलिए डायोड को कौन सा डायरेक्शनल बोलते हैं, यूनि डायरेक्शनल कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए डायोड का दूसरा नाम बाबू, डायोड इज ऑल्सो नोन एज रेक्टिफायर। लेकिन रेक्टिफायर इसका नाम कब पड़ता है, तो जब ये एसी करंट को बाबू डीसी में चेंज करता है, उस समय डायोड किस प्रकार के बिहेव करता है, तो उस समय जो मेरा डायोड होता है बाबू रेक्टिफायर की तरह बिहेव करता है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तीसरा पॉइंट, डायोड में हम लोग जानते हैं 2 टर्मिनल होता है। एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल जिसको हम लोग एनोड बोलते हैं, दूसरा होता है निगेटिव टर्मिनल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, कैथोड बोलते हैं। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं, एक एनोड हो गया, दूसरा क्या हो गया, कैथोड। तो देख लेते हैं, ये हो गया मेरा पॉजिटिव टर्मिनल बाबू, ये हो गया निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ये मेरा डायोड का क्या हो गया, सिंबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि डायोड मेरा जो होता है बाबू 2 बायस में वर्क करता है। ठीक है, कहने का मतलब जब डायोड करंट फ्लो कर रहा है, जब डायोड में क्या मेरा करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर कहने का मतलब बल्ब जल रहा है, बल्ब जल रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायस में। किसमें कनेक्ट है मेरा डायोड, फॉरवर्ड बायस में। और जब मान लेते हैं स्विच ऑन किए और बल्ब नहीं जल रहा है, तो जान लेंगे कि जो मेरा वो कनेक्ट है बाबू किस बायस में कनेक्ट है, रिवर्स बायस्ड में कनेक्ट है। ठीक है, तो कहने का मतलब हम लोग ये चौथा पॉइंट भी समझ लिए कि अगर डायोड से मेरा करंट फ्लो करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायस, और डायोड से करंट फ्लो नहीं करेगा उसको हम लोग बोलते हैं कौन बायस, रिवर्स बायस। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए उसके बाद हम लोग बोल दिए सिंबल ऑफ डायोड, हम लोग डायोड का सिंबल जान लिए। और ये देख लीजिए, कोई पूछेगा बाबू तो इसमें देख लीजिए, इसमें मेरा क्या है बाबू, लाइट निकल रहा है। तो लाइट निकल रहा है तो किस बायस में डायोड वर्क कर रहा है, फॉरवर्ड बायस में। और लाइट यहाँ पर देखिए नहीं निकल, ये बुझा हुआ है, बल्ब का सिंबल नहीं है, तो कहने का मतलब ये कौन सा बायस हो गया, रिवर्स, रिवर्स। ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो में हम लोग खाली जान लिए का कि रेसिस्टेंस क्या होता है बाबू, रेसिस्टेंस किस किस चीज पर डिपेंड करता है, उसका जितना भी पॉइंट लिखा है ना वो सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा। उसके बाद हम लोग जान गए कैपेसिटर क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है। तो कैपेसिटर और इंडक्टर का काम दोनों सेम है, दोनों का काम है एनर्जी स्टोर करने का, बट अंतर क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के दौरान एनर्जी को स्टोर करता है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के दौरान एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ लिए दोनों का डिफरेंस। उसके बाद आया डायोड। तो डायोड का हम मतलब बता दिए कि कोई भी गली रहे लेकिन मंजिल क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। वही काम किसका होता है, डायोड का। कहने का मतलब कितना भी डायरेक्शन में करंट जाए लेकिन डायोड क्या करेगा, उसको एक डायरेक्शन में करके भेज देगा। उसी का काम क्या होता है, किसका, डायोड का। ठीक है, चलिए डायोड को हम लोग रेक्टिफायर बोलते हैं, लेकिन कब, जब वह चेंज करता है एसी करंट को डीसी में, तब। ठीक है, चलिए बता दें कि डायोड में 2 टर्मिनल होता है, एक को पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा को निगेटिव। पॉजिटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड, निगेटिव को क्या बोलते हैं, कैथोड। डायोड 2 बायस में वर्क करता है। जब बल्ब जल रहा है किसका, स्विच ऑन करने पर, तो जानेंगे कि डायोड किस बायस में जुड़ा हुआ है बाबू, फॉरवर्ड बायस में। और स्विच ऑन किया, बल्ब जल ही नहीं रहा है, तो जान लें किस बायस में जुड़ा हुआ है, रिवर्स बायस में। और सभी के सिंबल को आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, अगर आप लोग पहला बार है तो आप लोग प्ले स्टोर में जाइए और नीरज टेक्निकल क्लासेस का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद कोर्स को परचेज कर लीजिए, क्योंकि आप सभी वीडियो आप लोग को ऐप पर ही अवेलेबल मिलेगा। और जो अभी तक यूट्यूब पर भी विजिट नहीं किए हैं तो यूट्यूब पर नीरज टेक्निकल क्लासेस को सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद। ठीक है, धन्यवाद।